So hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your economics and business studies with fun, with examples of some big celebrities एंड रियल लाइफ सिनेरियोज, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी, मैं किसी पर्सनल रीजंस की वजह से कहीं बिजी हो गया था, तो मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था. सम पर्सनल रीजंस, ऑफिस एंड ऑल. आई नो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैं देख पा रहा था. मैं इनफैक्ट आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा था. So today I am uploading this video on Saturday. I will also be replying to all of your comments today. मैं देखूंगा. Still अगर किसी का कोई कमेंट मिस हो गया हो, किसी की कोई क्वेरी मिस हो गया हो, so you people can comment down on this video. आपको कोई भी डाउट आया हो BST में, इकोनॉमिक्स में, अगर आपने जो भी अभी तक पहले पढ़ा हुआ है, कोई भी डाउट आया हो तो यू कैन कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल ऑफ योर क्वेरीज. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर. जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के 2 चैप्टर तो पूरे उड़ चुके हैं आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, आपके पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर. हम करने वाले हैं उसका नेक्स्ट चैप्टर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और हमारे नोट्स के साथ में आपको और भी ज़्यादा ईजी लगने वाला है चैप्टर. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड कंप्लीट इट इन वन शॉट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे हम समझते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, और ह्यूमन कैपिटल को भी समझने से पहले हम ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है हम वो समझ लेते हैं. सर ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? हम जैसे लोग, हम ह्यूमन बींग्स ही तो ह्यूमन रिसोर्स है, बट आप ह्यूमन बींग्स ह्यूमन रिसोर्स नहीं है. ह्यूमन बींग्स, हम जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर कोई स्किल्स है, कोई एबिलिटीज है कि हम कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए हमारी इकोनॉमी में, तो हम ह्यूमन रिसोर्स है. नहीं तो हम केवल और केवल ह्यूमन बींग्स ही हैं. जैसे कि आप लोग, अभी आप लोगों को स्कूल में भेजा, जब अगर आप लोगों को स्कूल में नहीं भेजते तो शायद आप केवल एक ह्यूमन बीइंग ही रह जाते, लेकिन आपके पेरेंट्स ने आप लोगों को स्कूल में भेजा, वो आपको आगे पढ़ाई करवाएंगे सीए की या आईएएस की या किसी भी चीज़ की. आप कोई बिजनेस करोगे, कुछ ऐसा काम करोगे जिससे कि आप में स्किल्स आ जाए, आप में एबिलिटीज आ जाए, तो आप भी ह्यूमन रिसोर्स बन जाओगे. सो आई होप आपको समझ आया होगा कि ह्यूमन बींग्स में अगर कोई एबिलिटी हो, ताकि वो कौन सी एबिलिटी, ताकि वो इकोनॉमी में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए, तो वो भी ह्यूमन रिसोर्स कहलाए जाएंगे. जैसे कि सीए, डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईएएस, कोई बिजनेसमैन वगैरह, उनमें जो भी एबिलिटीज है, उनकी एबिलिटीज की वजह से उनको ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है. ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू एबिलिटीज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ human beings like us to contribute to the process of value addition in the economy, कि वो इकोनॉमी में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए. अब सवाल आता है हमारे ह्यूमन कैपिटल के ऊपर कि ह्यूमन कैपिटल क्या होती है. तो बेटा ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, आई नो आप लोगों के, कई लोगों के माइंड में थोड़ा सा ऐसे कन्फ्यूजन सा होता होगा कि ये क्या चीज़ है. आज मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ. वैसे तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं भी होगा, बहुत ही ईजी सा पॉइंट है. ह्यूमन कैपिटल तो होता है बेटा आपकी ये पानी की टंकी, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसमें चलता हुआ पानी. सर है, सर ये आप क्या बोल रहे हो? तो इस एग्जांपल को ध्यान से सुनना. ये आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्लस आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट है, ये इस एग्जांपल से वो भी कवर हो जाएगा. तो आप सब लोगों के घर में एक टैंक होगा या फिर छत पे एक टंकी होगी, या तो टैंक होगा या टंकी होगी, उसमें पानी भरा हुआ होगा. तो बेटा वो जो पानी भरा हुआ होता है ना, वो तो होता है स्टॉक. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उस टंकी में कितना पानी है वो कहलाया जाता है हमारा स्टॉक या फिर ह्यूमन कैपिटल. कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि इस तारीख को, इस समय हमारे पास में कितना पानी है, इस तारीख को, इस समय हमारे पास में कितने सारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, कितने सीएज है, कितने डॉक्टर है, कितने बिजनेसमैन है, कितने ह्यूमन रिसोर्स है. कौन होता है ह्यूमन रिसोर्स? सर वो ह्यूमन बींग्स जिनके पास में कुछ एबिलिटीज है ताकि वो कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए हमारी इकोनॉमी में. तो ह्यूमन कैपिटल या स्टॉक तो होता है हमारा पानी का टंकी, कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इस दिन, इस समय हमारे पास में कितने सारे ह्यूमन रिसोर्स है.
और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है बेटा जब इस टंकी में पानी आता है, यानी कि एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। आप उस टंकी में पानी भरते हो, एडिंग टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये होता है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स बनाना, ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स बनाना, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स बनाना, ये होता है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये आप कनेक्ट कर सकते हो अपने स्टॉक और फ्लो के टॉपिक को भी, हो सकता है बेटा वो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कि स्टॉक और फ्लो के बीच में क्या डिफरेंस होता है। So here human capital refers to the stock of skill and expertise of a nation at a point of time। एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे एक देश के पास में कितने स्किल्स और एक्सपर्टीज है। इट इज द सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स एंड वर्कर्स ऑफ ऑल टाइप्स इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। आपके और मेरे जैसे छपरी लोग नहीं, वो लोग जो कि कुछ वैल्यू एडिशन में कुछ काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस, बिजनेसमैन, वो सारे लोग, हम जैसे क्या बोलता है वो लॉर्ड पुनीत हमारा, आप जैसे चप्पल चोर छपरी, हम जैसे लोग नहीं, जो वो लोग जो कि वैल्यू एडिशन में कुछ काम कर रहे हैं। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है यानी कि उसमें ऐड करना, सिंपली द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। आई होप आप सब लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी, बहुत ही ईजी सी चीज़ थी। सर हमको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि अभी तो हम ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, लेकिन हम पढ़ाई लिखाई करके या पढ़ाई लिखाई नहीं भी करके कुछ ऐसा बिजनेस करके हम कुछ भी ऐसी एबिलिटी ले लें जिससे कि हम इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन कर पाए, तो हम भी ह्यूमन रिसोर्स बन जाएंगे। सर क्या कोई तरीका है ऐसे ह्यूमन रिसोर्स बनाने का, हमारी ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने का? तो बेटा ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने के ये सारे तरीके हैं। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, सबसे पहला तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अच्छा सर ये तो बहुत ही इजी सी बात थी, तभी तो हमारे घर वाले हमको स्कूल में भेजते हैं, रोज सुबह उठा के चाटा मार के कि जा जाके स्कूल जा, जा जाके कॉलेज जा, जा जाके इसकी पढ़ाई कर, वो ट्यूशन जा। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे वांट टू मेक यू फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स टू ह्यूमन रिसोर्स, ताकि आप कुछ वैल्यू एडिशन कर पाओ। तो सबसे पहली तो इजी सी चीज है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अगर आप किसी भी बंदे के हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करोगे तो वो और प्रोडक्टिवली काम कर पाएगा और एफिशिएंटली काम कर पाएगा। और भी बेटे कई सारी चीजें, अब ये सब क्या है इनको हम डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारी ह्यूमन कैपिटल, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्सपेंडिचर ऑन your education, and it is the most effective way of raising a productive workforce in the country। और बेटा हमारे इंडिया जैसे देश में आपको बताऊं, और जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ये आपको एग्जाम में भी ऐसे कि ऐसे लिख के आना है, तो ध्यान से सुनते हुए चलना हर बात को। हमारे देश में मैं आप लोगों को बताऊं तो हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, चाहे वो खुद 2 रोटी कम खा ले, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का मानना है कि हम जो इसकी पढ़ाई पे खर्चा कर रहे हैं उससे हमको जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत ज्यादा होने वाला है। जैसे कि आपके फादर लोग, आपके पेरेंट्स लोग क्या करते हैं बेटा, एफडी में पैसा डाल देते हैं। क्यों डालते हैं वो एफडी में पैसा? क्योंकि उनको बदले में 7% रिटर्न मिल जाएगा, 6% रिटर्न मिल जाएगा। उस 1 लाख रुपए लगाने पे हमको 1,06,000 कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। वो आपके एजुकेशन पे इसलिए खर्चा करते हैं क्योंकि उनका यह मानना है कि हम खर्चा जो करेंगे उस पे जो हमको रिटर्न मिलने वाला है, हमारी बेटे की जब जॉब लगेगी, वो कुछ काम करेगा, वो काफी ज्यादा होने वाला है। जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने सपोज मेरे ऊपर 4 लाख 5 लाख रुपए सीए बनाने में खर्चा कर दिया। अब मैं 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने, जितने भी टाइम में मैं उसको इजीली कवर कर सकता हूं। तो जो उन्होंने एक्सपेंडिचर कराया मेरी एजुकेशन पे और जो रिटर्न आया है उनको मेरे को पढ़ाने की वजह से, वो काफी ज्यादा है। तो हमारे इंडिया में ज्यादातर फैमिलीज एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर खर्च करना सही समझते हैं। मोस्ट फैमिलीज डिसाइड टू इनकर ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इवन व्हेन दे हैव टू रेज लोन्स, चाहे से उनको लोन लेना पड़ जाए, एजुकेशन लोन आप सब लोगों ने सुना होगा, बिकॉज रिटर्न ऑन सच एक्सपेंडिचर आर सब्सटेंशियली लार्ज। जो रिटर्न है हमारी एजुकेशन पे वो उस खर्चे से काफी ज्यादा होता है। हाँ सर ये बात तो हमको समझ में आई, जेन्युइन सी बात है, हम लोग को भी घर वाले इसीलिए भेजते हैं ताकि हम ह्यूमन रिसोर्सेज बन पाए। नेक्स्ट थिंग क्या है? सो नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ये पॉइंट ये कहता है कि अभी अगर हम किसी भी बंदे की हेल्थ पे भी खर्चा करेंगे, अगर वो खुद भी उस पर खर्चा करेगा तो वो और अच्छे से काम कर पाएगा। एक सिक बंदा, सपोज मेरे कोई बीमारी हो रखी है तो मैं इतना अच्छे से एफिशिएंटली प्रोडक्टिवली काम नहीं कर पाऊंगा
अनलाइक अगर मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ, मैं एक फिट बंदा हूँ, एक हेल्दी बंदा हूँ, तो मैं और अच्छे से और प्रोडक्टिवली उस काम को कर पाऊंगा। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स अ मैन मोर एफिशिएंट एंड देयरफॉर मोर प्रोडक्टिव। ही एड्स मोर टू द जीडीपी ऑफ द नेशन देन अ सिक पर्सन। एक सिक पर्सन के बजाय एक हेल्दी बंदा ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। इजी सा पॉइंट था। नेक्स्ट थिंग इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब आपके एजुकेशन पे खर्चा हो गया, आपके क्या बोलते हैं हेल्थ पे भी खर्चा हो गया, उसके अलावा सरकार क्या कर सकती है? तो बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे सकती है ह्यूमन रिसोर्सेज बनाने के लिए, कि कोई बंदा जॉब कर रहा है, हम उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे, कि जब वो जॉब कर रहा है हम उसको वहीं पे ट्रेनिंग देंगे ताकि वो और स्किल्स ऐड कर पाए और एबिलिटीज बढ़ा पाए और एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बन पाए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प्स वर्कर्स टू शार्पन देयर स्पेशलाइज्ड स्किल्स। इट इनेबल्स them to raise the level of their efficiency। उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी एंड अल्टीमेटली हमको एक ह्यूमन रिसोर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स। अब आप जैसे मेरे जैसे हम जो लकी लोग हैं, हम लोग को तो पढ़ने को मिल गया, स्कूल की भी अच्छी एजुकेशन हो गई, कॉलेज की भी अच्छी हो गई, फिर आगे भी कुछ कर लिया और एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स बढ़ गए और आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में। कुछ बेचारे ऐसे लोग भी हैं जिनको एजुकेशन सही से एजुकेशन नहीं मिल पाई, जो अपनी एजुकेशन ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाई है, तो हमारी सरकार और कुछ एनजीओज, गवर्नमेंट और ये एनजीओज ये बोलते हैं कि हम कुछ एडल्ट्स के लिए भी स्टडी प्रोग्राम्स निकालेंगे। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, आप शायद लोग जानते नहीं हो, बट आप गाँवों के साइड जाओगे, थोड़ा आगे जाओगे तो कई ऐसे सारे लोग हैं जिनमें दिमाग तो बहुत है बट वो एजुकेशन नहीं ले पाए हैं। तो गवर्नमेंट और एनजीओज क्या करती है, कुछ स्टडी प्रोग्राम्स निकालती है अडल्ट्स को पढ़ाने का, कि तुम पहले नहीं पढ़ पाए लेकिन अब हम तुमको कुछ स्किल्स सिखा देते हैं ताकि तुम भी एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स बन जाओ। अदर देन फॉर्मल एजुकेशन एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल्स, गवर्नमेंट एंड एनजीओज ऑर्गेनाइज स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स टू मेक देम प्रोफिशिएंट इन देयर वर्क एरियाज। जो भी काम कर रहे हैं उसमें वो प्रोफिशिएंट हो जाए। जैसे कि मैं एक फाइनेंस का बंदा हूँ, सपोज मैं सीए नहीं हूँ, मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, तो मेरे को उसी चीज की ट्रेनिंग देंगे। मेरे को बायोलॉजी वो कोई काट पीट करना नहीं सिखाएंगे फ्रॉक्स के ऊपर, वो जिस बंदा है जो वर्क एरिया उसके अंदर वो प्रोफिशिएंट बन जाए। नेक्स्ट थिंग इज माइग्रेशन। ये पॉइंट को ध्यान से सुनना क्योंकि मैं आगे इसी के ऊपर एक एक्सेप्शन भी देने वाला हूं माइग्रेशन के ऊपर, पर इसलिए इस चीज को ध्यान से समझना। तो सर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन करा, हेल्थ करा, ये सब जेन्युइन सी बातें थी कि एजुकेशन से हम ह्यूमन रिसोर्स बन रहे हैं, ह्यूमन बींग्स से। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर करा, उससे भी बंदा प्रोडक्टिवली काम कर पाएगा। स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स निकाला। सर माइग्रेशन से कोई ह्यूमन कैपिटल कैसे तैयार हो सकती है, कोई ह्यूमन रिसोर्स कैसे बन सकता है? तो बेटा आप लोग अभी एजुकेशन भी हो गई, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, आपने स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट भी कर लिया, आप एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स हो, लेकिन आप अपने गांव में बैठे हुए हो, आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो, लेकिन आप केवल गांव में बैठे हुए हो, तो कोई जॉब थोड़ा आएगी आपके पास। आपको माइग्रेट करना पड़ेगा वो टेक्नोलॉजिकल सिटीज में, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, जहां पे भी आपको जॉब मिले। मैं फाइनेंस का, मैं सीए बन गया, अब मैं जाके किसी बेहड़ गांव में जाके बैठ जाऊं, वहां पे मेरे लिए जॉब ही नहीं है, तो क्या फायदा मेरी ऐसी एबिलिटीज, मेरी स्किल्स का जो मैंने गेन करिए। मेरे को माइग्रेट करना पड़ेगा उन सिटीज में जहां पे जो मैंने एबिलिटीज, जो स्किल्स सीखी है, उसको मैं कुछ यूटिलाइज कर पाऊं। सो माइग्रेशन की मदद से भी हमारी ह्यूमन कैपिटल बढ़ती है, क्योंकि लोग बाग माइग्रेट करते हैं ताकि वो अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज को यूज कर पाए। और ये जो माइग्रेशन है इसमें खर्चा भी होता है। आपको पता है, यहां से मैं सपोज मैं किसी गांव में रहता हूं, तो शहर में मैं जाऊंगा, प्लेन से मेरे को जाना पड़ेगा। मुंबई में जा रहा हूं तो मेरे को प्लेन से जाना पड़ेगा, ट्रेन से जाना पड़ेगा, और वहां पर रह के मेरे को खर्चा भी करना पड़ेगा। मेरे को एक फ्लैट लेना पड़ेगा रेंट पे, मेरे को खाना पीना खाना पड़ेगा, उस सोशल एनवायरनमेंट में भी कुछ खर्चा होगा। फिर भी लोग बाग माइग्रेट करते हैं। सर ऐसा क्यों? आपको प्लेन की टिकट का खर्चा हो रहा है, आपको वहां पर रहने का खर्चा हो रहा है, फिर भी आप खर्चा कर रहे हो, क्योंकि जो गेन्स मेरे को होने वाले हैं वहां पे जाने से, वो ज्यादा होने वाले हैं मेरे खर्चे के। जो मेरा 20,000 रुपए का रेंट होगा, जो 10,000 रुपए की फ्लाइट का खर्चा होगा, मेरी सैलरी उससे कई ज्यादा होने वाली है। सो द गेन्स ऑफ माइग्रेशन आर गोइंग टू बी लार्जर देन द एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन कंट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट अलाउज यूटिलाइजेशन ऑफ इनएक्टिव स्किल्स ऑफ दी पीपल। जो इस पीपल की इनएक्टिव स्किल्स है, आप लोग बहुत अच्छे इंजीनियर बन गए, लेकिन अगर आप गांव में बैठे हुए हो तो आपकी स्किल्स इनएक्टिव है। तो माइग्रेशन की वजह से आपकी उस इनएक्टिव स्किल्स का यूटिलाइजेशन हो पाता है। एंड योर माइग्रेशन इन्वॉल्व्स कॉस्ट, लाइक कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मुंबई तक जाने की फ्लाइट की टिकट,
कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट, मुंबई जाके वहां पे फ्लैट लेना, वहां पे खाने पीने का खर्चा, बट स्टिल पीपल माइग्रेट, व्हाई? बिकॉज गेन्स ऑफ माइग्रेशन आर ग्रेटर देन द कॉस्ट। जो माइग्रेशन की गेन्स है वो उसकी कॉस्ट से कई ज्यादा है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पे खर्चा करके कि जॉब मार्केट में क्या चल रहा है, किसी जॉब्स आ रही है, हमारे expend information relating to job markets and educational institutions offering specialized skills is an important determinant of skill formation कि हमारी जॉब मार्केट में क्या क्या जॉब्स आ रही है। इस सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो, आप सीए बनने के बाद में भी आप इस ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे हो, ये तो इसमें इस तरीके की जॉब्स है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन पे लोगों को इंफॉर्मेशन देना, उस पे भी खर्चा करके हम हमारी ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। सो दीज वर सम ऑफ दी सोर्सेज ऑफ योर ह्यूमन कैपिटल। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। कि हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो हम ह्यूमन रिसोर्सेस को बढ़ा रहे थे, ह्यूमन कैपिटल क्या है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, जो हम हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस को बढ़ा रहे थे उसमें हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बोला था कि माइग्रेशन वाला पॉइंट ध्यान से समझना, उसका एक रीज़न है, वो अब आने वाला है। वो रीज़न क्या था? सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे है, दैट इज राइजिंग पॉपुलेशन। कि बेटा हम कितनी डॉक्टर्स बना ले, कितने इंजीनियर्स बना ले, लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो जो पर यूनिट फ़ायदा होता है वो कम हो जाएगा। कि मैंने क्या बोलते हैं, फाइनेंस में सबसे बड़ी डिग्री ले ली, सीए बन गया मैं, इंडिया में सबसे बड़ी जो डिग्री है फाइनेंशियल डिग्री वो सीए है। इनफैक्ट इंडिया में ही नहीं, इंडिया, नेपाल, जो आसपास की कई सारी कंट्रीज है उसमें सबसे बड़ी डिग्री है। स्टिल मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ बड़ा कर लिया। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो जो फ़ायदा मेरे को मिल रहा है ना पर करके, जो चीज़ें मेरे को मिल रही है, जो पर्क्स मुझको मिल रहे हैं वो बहुत कम है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर, one of the biggest problem of your human capital formation in India, what? राइजिंग पॉपुलेशन। कि आप कितने ही अच्छे ह्यूमन रिसोर्स बन जाओ, लेकिन अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो जो पर पर्सन पर्क्स आपको मिलने वाले हैं वो हमेशा कम होने वाले हैं। रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। दिस इज बिकॉज इट रिड्यूसेस पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज रिलेटिंग टू हाउसिंग, सैनिटेशन एटसेट्रा। पर हेड अवेलेबिलिटी, अगर सपोज हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कम होती है और उसमें अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलता तो जो पर हेड अवेलेबिलिटी मुझको मिलती है हाउसिंग की, हो सकता है मेरा 5000 गज का प्लॉट होता, मेरा खुद का एक हेलीपैड तो ज़्यादा हो गया, बट मेरी खुद की एक कोई रोल्स रॉयस होती। आप लोग कमेंट करते रहते हो व्हाट कलर इज योर बुगाटी, तो हो सकता है मेरी खुद की एक बुगाटी होती, खुद का 5000 गज का घर होता। लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो पर हेड जो मुझको मिल रहा है हाउसिंग से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, वो काफ़ी कम मिलने वाला है। सेम गोज विद डॉक्टर्स ऑल्सो, इंजीनियर्स ऑल्सो। सो सबसे बड़ी दिक्कत हमारी राइजिंग पॉपुलेशन है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो पर हेड अवेलेबिलिटी होती है एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज की, जैसे कि घर हो गया, ये सब हो गया, ये कम हो जाती है। रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैसिलिटीज लीड्स टू अ फॉल इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक गिरावट आई है। मेरे को बुगाटी के बजाय स्विफ्ट चलानी पड़ रही है बेटा। 5000 गज के बजाय मेरे को छोटा सा घर लेना पड़ रहा है, कितने गज का है तो नहीं, छोटा घर लेना पड़ रहा है बुगाटी की बजाय। तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ में गिरावट आ गई, किसकी वजह से? केवल और केवल राइजिंग पॉपुलेशन की वजह से। ऐसा नहीं है मैंने कुछ कमी रखी, मैंने तो सबसे बड़ी डिग्री ले ली फाइनेंस में, बट फिर भी मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ में अगर कमी आई है। आप लोग कमेंट करते रहते हो व्हाट कलर इज योर बुगाटी, दिस इज शूट आउट टू दैट पर्सन। मैं नाम भूल गया, बट एक कमेंट आया था किसी बच्चे का, सो व्हाट कलर इज योर बुगाटी। सो बेटा दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो गिरावट आई है। आई एम नॉट ड्राइविंग बुगाटी, आई एम ड्राइविंग स्विफ्ट। दिस इज बिकॉज जो पर हेड अवेलेबिलिटी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज की वो हमारी कम है, बिकॉज ऑफ व्हाट? राइजिंग पॉपुलेशन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ब्रेन ड्रेन। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ योर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि हम बंदे की एजुकेशन पे भी खर्चा कर दिए, हम बंदे की हेल्थ पे भी खर्चा कर दिए, उसको पढ़ा लिखा दिया, उसको हेल्दी एकदम फिट एंड फाइन
डिफाइन कर दिया, उसको एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बना दिया, इंजीनियर बना दिया, सीए बना दिया, डॉक्टर बना दिया, और पता चला वो इंडिया से उड़ के बाहर जाके अमेरिका पहुंच गया और अमेरिका की नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा। आप लोग कर लो, क्या करोगे? सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब है ब्रेन का बाहर जाना, मतलब ड्रेन हो जाना, ब्रेन का ड्रेन हो जाना। कैसे? हम किसी के बच्चे पे, किसी भी ह्यूमन पे एजुकेशन पे खर्चा कर दिए, उसकी हेल्थ पे खर्चा कर दिए, उसको एक अच्छा खासा इंसान बना दिए, और पता चला वो अमेरिका में जाके वहाँ की नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारी इंडिया की इकोनॉमी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा। यहां पे मैं कनेक्ट करता हूं आपका माइग्रेशन वाला पॉइंट, हम लास्ट सोर्स में देख के आए थे। माइग्रेशन क्या होता है बेटा? वो पॉइंट कह रहा था इंडिया के अंदर ही माइग्रेट करना, और ब्रेन ड्रेन होता है इंडिया के बाहर चले जाना। यहां से मैं जयपुर से जा रहा था मुंबई, फ्लाइट की टिकट जो थी वो मेरी मुंबई की थी, दुबई की नहीं थी। अगर मैं दुबई की टिकट कटा लूंगा तो वो होता है हमारा ब्रेन ड्रेन। Migration of persons born, educated and trained in India to developed countries is a serious threat to the process of human capital formation in the countries. So these were your two problems. Let's move on to the next problem, and that is deficient manpower planning. बेटा जितनी हमको डिमांड और सप्लाई है वो हम कभी भी मैच नहीं कर पाते, कभी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, कभी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ योर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, दैट नॉट इनफ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेंटेन द डिमांड सप्लाई बैलेंस ऑफ द एवर राइजिंग लेबर फोर्स इन द कंट्री। कभी कभार ऐसा होता है कि हमको उस इंजीनियर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और हमारे पास इंजीनियर्स कम हो जाते हैं। कई बार होता है कि हमारे देश को इंजीनियर्स की कम रिक्वायरमेंट है और हम ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देते हैं, और फिर वो बेचारे इंजीनियर कहते हैं कि हम इंजीनियर बनके हमको जॉब ही नहीं मिल रही। कई बार ऐसे होता है कि हमको कम सीएस की रिक्वायरमेंट है, हम ज़्यादा निकाल देते हैं। कई बार बहुत सारी सीएस की रिक्वायरमेंट होती है बैंकिंग इंडस्ट्री में भी और सारी इंडस्ट्रीज में भी, और हम सीएस को निकालते ही नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, की जो डिमांड सप्लाई बैलेंस है उसको हम मैच नहीं कर पाते। नेक्स्ट थिंग इज लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। हम बंदे को पढ़ा तो देते हैं, उसको एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए हम उसको पढ़ा तो देते हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है, जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है, वो काफ़ी कम है। उस बंदे को पढ़ाने के बाद में भी वो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाता। मैं मेरे लिए तो नहीं कहूँगा, बट हाँ आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज कोई बंदा MBA कर लिया, हम CS के लिए तो नहीं कहेंगे, कोई बंदा MBA कर लिया फाइनेंस में, फिर भी वो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाया। We have a large army of half-baked graduates and postgraduates whose deficient skills only lowers the level of productivity। इसको आप ऐसे समझ लो याद रखने के लिए, BCom MCom हमारे राजस्थान में तो बहुत कॉमन है, यहाँ के BCom MCom की कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है आपकी सिटीज़, आपके स्टेट में भी ऐसा हो कि BCom MCom आपने सुना होगा, ये हमारे भैया ने BCom कर लिया, इन्होंने MCom कर लिया, तो MCom बहुत बड़ी डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट। PG कर लिया उन्होंने, मतलब उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, फिर भी उनकी जॉब नहीं लग रही। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, कि हमारे यहाँ के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के जो स्टैंडर्ड है, जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है जो पढ़ते हैं, वो काफ़ी लो है। उस पढ़ाई को करके उनको एक अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, वो खुद भी एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स नहीं बनते। नेक्स्ट पॉइंट इज इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग इनसफिशिएंट है, एंड प्राइमरी सेक्टर मेजरली इंक्लूड्स योर एग्रीकल्चर। जो हमारा एग्रीकल्चर है, जहाँ पे मेनली हमारी जो वर्क फोर्स है वो इंक्लूडेड है। आप लोगों का क्वेश्चन भी है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे एग्रीकल्चर में क्या वर्किंग पॉपुलेशन थी? कमेंट करके बताना। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पूछ रहा हूं, अभी नहीं, अभी का तो आप गूगल कर सकते हो, आई गेस 53% है, बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आप लोगों का होमवर्क है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, हमारे एग्रीकल्चर में कितनी वर्किंग पॉपुलेशन थी। तो हमारा प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, जो कि हमारा प्राइमरी सेक्टर है, उसमें मेजरली हमारी वर्किंग पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। वहां पे जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो इनसफिशिएंट है, जिससे जो आप किससे पता लगा सकते हो, ट्रेडिशनल विजडम प्रीडोमिनेट्स द प्राइमरी सेक्टर। जो ट्रेडिशनल विजडम है, जो पहले से चलते हुए आ रही चीजें हैं, वो अभी भी प्रीडोमिनेट करती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर हाईली स्कैंड। जो
एक फार्मर को एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। जो आप लोगों को लग रहा होगा सर ऐसे थोड़ा होता है, बट भाई हमारी मेजरली वर्किंग पॉपुलेशन वहाँ पे इन्वॉल्व है, तो कायदे से तो फार्मर्स का भी कोई ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन दैट ऑल्सो। दिस पॉइंट इज सेइंग दैट। सो दीज वर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ योर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहला मैंने खुद का एग्जाम्पल बताया, राइजिंग पॉपुलेशन, कि मैंने फाइनेंस में सबसे बड़ी डिग्री ले ली, केवल इंडिया ही नहीं आसपास की कई सारी कंट्रीज की। स्टिल जो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ है बुगाटी कार, और मैं क्या ड्राइव कर रहा हूं स्विफ्ट, वो कम है। क्यों? बिकॉज द पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज इज रिड्यूस्ड फॉर मी। व्हाई? बिकॉज ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन। मेरे को जो पर हेड अवेलेबिलिटी मिल रहा है एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज का वो कम है। आने वाले 5 साल में ऐसा नहीं होगा दोस्तों, बट अभी की बात बता रहा हूं, राइजिंग पॉपुलेशन। योर सेकंड पॉइंट इज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन में मैंने क्या बताया था, अगर मैं टिकट कटा लूं कहां की, दुबई की, अगर मैं मुंबई की टिकट कटाता हूं तो क्या है हमारा माइग्रेशन, बट अगर मैं दुबई की टिकट कटा लूं, मैं इंडिया से बाहर चल जाऊं, तो वो होता है हमारा ब्रेन ड्रेन। सेकेंड पॉइंट इज डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। जो हमारी डिमांड और सप्लाई है वो हमेशा उसमें बैलेंस नहीं रहता। कभी कभार हमको ज्यादा इंजीनियर्स चाहिए होते हैं और हम कम निकालते हैं, कभी हम ज्यादा इंजीनियर्स निकाल देते हैं और हमको कम इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कम इंजीनियर्स की डिमांड होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बढ़े हुए हैं, लेकिन वो इतने जो हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है, जो उन्होंने पढ़ाई करी है वो काफी लो है, वो उस पढ़ाई को करके एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाए हैं। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। क्या लिख के आना है एग्जाम में, हमारे यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, बीकॉम एमकॉम। वी हैव अ लार्ज आर्मी ऑफ हाफ बैक्ड ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स whose deficient skills only lowers the level of productivity. The last insufficient on the job training in primary sector. हमारे प्राइमरी सेक्टर which majorly constitutes your agriculture, उसमें जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो इनसफिशिएंट है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, आपकी 12th क्लास के करने के बाद में जो आप पढ़ाई करने वाले हो, एजुकेशन लेने वाले हो, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सम दीज आर सम इजी पॉइंट्स, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग नोट्स में भी पढ़ सकते हो कि भाई एजुकेशन विल प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। आप लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनोगे। सर वो कैसे? बेटा आप लोगों को एक अच्छी पढ़ाई करवाएंगे तो हो सकता है कि आप कभी जा रहे हो, आप लोगों ने चॉकलेट खाई तो आप लोग उसको डस्टबिन में डालो, और भी कई सारी चीज़ें होती है। हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन, हाउ टू यू पीपल नो कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसा होता है, उसको कैसे एक्ट करना है एक सोसाइटी में। तो एजुकेशन की वजह से हम सबसे पहले तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाएंगे। इट ऑल्सो डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सर हम तो ना डेवलप करेंगे, अरे बेटा आपके साइंस के दोस्त भी तो हैं, वो भी तो एजुकेशन ही ले रहे हैं, वो कोई एलन में जाके मजे थोड़ा ना कर रहे हैं। तो वो जो एजुकेशन ले रहे हैं वो मदद करता है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी हमेशा बढ़ाते रहने में, जो बहुत जरूरी है। इट ऑल्सो एक्सपेंड्स मेंटल होराइजन ऑफ द पीपल। वो कहते हैं ना बड़ी सोच, तो अभी हो सकता है आप लोगों की छोटी सोच हो, या आपने सुना होगा कई लोग जो पढ़ते लिखते कम है उनकी थोड़ी सी छोटी सोच होती है कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। तो पढ़ाई की मदद से, एजुकेशन मदद से आपकी मेंटल होराइजन भी बढ़ेगा, आपकी सोच भी बड़ी होगी। इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनैलिटी। आपकी ह्यूमन पर्सनैलिटी अच्छी होगी, जैसे कि मेरी है। कमेंट करना है कि नहीं है। इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन्स। जो कल्चरल स्टैंडर्ड्स है वो बढ़ेंगे। इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। बेटा ये एजुकेशन हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी मदद करता है। सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे मदद करता है? तो बेटा आप लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनाएंगे, आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनोगे, आईएएस बनोगे, कोई बिजनेसमैन, कोई एंटरप्रेन्योर बनोगे, तो आप लोग एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स बनने वाले हो, एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हो, बहुत सारा पैसा कमाने वाले हो। तो उस पैसे को आप खर्च भी करोगे, कार भी लेके आओगे, तो अल्टीमेटली आप जब खर्चा करोगे, कार्स लेके आओगे, बाइक्स लेके आओगे, तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। आप बिजनेसमैन बनोगे तो आप जॉब्स भी प्रोवाइड करोगे, अंबानी अडानी, तो अल्टीमेटली हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। और फिर मेरे जैसे गरीब टीचर के ऊपर कमेंट भी करोगे वीडियो पे कि सर व्हाट कलर इज योर बुगाटी। सो व्हाइट इज द कलर ऑफ माई स्विफ्ट, डोंट कमेंट व्हाट कलर इज योर बुगाटी।
सो दीज वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सर हाँ हमको बिल्कुल समझ में आया और हम आज से बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं, बिकॉज दीज आर आपने बहुत हमको अच्छे से समझा है। बेटा आप लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हो, आपको इंपॉर्टेंस भी समझ आ गई एजुकेशन की, बट स्टिल देयर आर सम चैलेंजेस इन योर एजुकेशन। एजुकेशन इज स्टिल अ चैलेंजिंग प्रपोजिशन एंड वाई। आज भी हमारे इंडिया में एक एजुकेशन जो है वो एक चैलेंजिंग प्रपोजिशन है बिकॉज ऑफ सम ऑफ दीज रीजंस, सम ऑफ दीज पॉइंट्स की इन पॉइंट्स से हमको पता लगता है कि एजुकेशन आज भी एक चैलेंजिंग प्रपोजिशन है। सबसे पहले तो लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, हम लोग इतना पढ़ा रहे हैं, स्टिल हमारे इंडिया में जो इलिटरेट लोग हैं, आई होप आप लोगों को लिटरेट क्या होता है वो पता होगा, समवन हु कैन रीड एंड राइट, ठीक है। तो हमारे देश में जो इलिटरेट्स की संख्या है वो आज भी बहुत ज्यादा है, नियरली 36 करोड़ पीपल, नियरली 36 करोड़ लोग आज भी इलिटरेट है। नेक्स्ट पॉइंट, इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, कि 36 करोड़ लोग तो अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, 36 करोड़ लोग इलिटरेट है, जो बाकी के लोग लिटरेट हैं उसमें भी इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन है। वो क्या होता है, जो हमारा एजुकेटेड यूथ है, जो पढ़ा लिखा यूथ है, वो भी केवल डिग्री ओरिएंटेड है। जो हमने पढ़ाई लिखाई कराई है, बीकॉम एमकॉम, वो पढ़ लिख तो गए, वो लिटरेट तो हो गए, बट दे आर केवल डिग्री ओरिएंटेड। वो असल में एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स, एक प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, उन्होंने केवल और केवल डिग्री ले रखी है बीकॉम की एमकॉम की। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड यूथ is trending because education continues to be largely degree oriented। हमारे यहाँ पे लिटरेट लोग तो बहुत हो गए, स्टिल जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? बिकॉज द एजुकेटेड यूथ इज स्टिल दे आर लार्जली डिग्री ओरिएंटेड। वो केवल डिग्री से मतलब रखते हैं, उनको एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं बनना, वो चाहते हैं केवल हमको डिग्री मिल जाए। एंड दीज आर सम ऑफ दी स्टैट्स कि एक इतने पढ़े लिखे होने के बाद में भी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट ज़्यादा है। दीज आर सम ऑफ दी स्टैट्स कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग ग्रेजुएटेड यूथ इन रूरल एरियाज वाज 19%। 2011-12 में जो रूरल एरियाज में एजुकेटेड यूथ में जो अनएम्प्लॉयड लोग थे वो 19% थे, वही अर्बन एरिया में वो 16% थे। रूरल एरियाज में 19% और अर्बन एरिया में 16%। एंड नियरली 30% ऑफ फीमेल ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड, कि उनको पढ़ा लिखा तो दिया बट स्टिल 30% महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं आज भी अनएम्प्लॉयड है। ये हमारा जेंडर बाइसनेस को भी दर्शाता है, ये हमारा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को भी दर्शाता है कि हमारी क्या सोच है लड़कियों को लेके, कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना है केवल उनकी शादी करने के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द स्टैट्स। आई होप आप लोग याद रखो कि 16% तो है शहर में, कौन से यूथ, पूरे यूथ नहीं, एजुकेटेड यूथ जो पढ़ लिख चुके हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएट यूथ 16% तो हमारे शहरों में और 19% है हमारे गांवों में। और वही जो फीमेल की बात करें, फीमेल ग्रेजुएट्स 30% अनएम्प्लॉयड है। हम उनको ग्रेजुएट तो बना दिए, लेकिन आज भी 30% फीमेल ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट पॉइंट इज जेंडर बाइसनेस। हमारे इंडिया जैसे देश में जेंडर बाइसनेस स्टिल प्रिवेल्स। हम चाहते हैं कि लड़का ही आगे पढ़े, लड़कियों को पढ़ाई नहीं करवाना चाहते। उनका जो एनरोलमेंट रेशियो होता है, जो ड्रॉप आउट रेशियो होता है कि 10th पढ़ ली, 12th पढ़ लिया, बस इसको आगे नहीं पढ़ाना, बीकॉम कर लिया, बस इसको आगे नहीं पढ़ाना, तो उनका एनरोलमेंट और ड्रॉप आउट रेशियो दोनों बहुत ज़्यादा है। हमको इस चीज़ पे भी ध्यान देना होगा कि लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को बराबर मौका मिले पढ़ाई करने का। एनरोलमेंट रेशियो इज रिलेटिवली लो फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स एंड देयर ड्रॉप आउट रेशियो इज कंसिडरेबली हाई। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रमोट एजुकेशन अमंग वुमेन टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सोशल स्टेटस। जो वुमेन्स हैं उनको हमको एजुकेट करना क्यों जरूरी है? टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सोशल स्टेटस, जो उनका सोसाइटी में स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। इजी पॉइंट्स है सारे, मतलब एकदम ऐसे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लो रूरल एक्सेस लेवल। जो रूरल एरियाज में एक्सेस लेवल है वो कम है। अगर कोई एक अच्छा स्किल्ड कोई एबिलिटीज लेना चाहे, आप जैसे शहरों में रहने वाले लोग अगर कोई एबिलिटी, कोई स्किल्स को सीखना चाहते हो तो आप शहरों में इजीली सीख सकते हो। वही अगर कोई बंदा गांव में रह रहा है तो वो उस स्किल्स को सीख नहीं सकता बिकॉज ऑफ द
एक्सेस लेवल जो रूरल एरियाज है वहां पे एक्सेस लेवल काफी कम है. देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू एजुकेशन. एक्सेस लेवल इज कंसिडरेबली लो फॉर द रूरल पॉपुलेशन कंपेयर टू द अर्बन पॉपुलेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइवेटाइजेशन. बेटा यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने भी ये चैनल स्टार्ट करा है. प्राइवेटाइजेशन क्या कहता है कि यहाँ पे एक ग्रोइंग ट्रेंड है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के ऊपर, कि एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दे. पहले के टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत सारे होते थे, बट बिकॉज ऑफ सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ दीज गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और एक ग्रोइंग ट्रेंड है प्राइवेटाइजेशन की तरफ. आई नो आप सब लोग भी, ज़्यादातर लोग प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़ते होंगे. प्राइवेट स्कूल्स में बेटा कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी फीस बहुत ज़्यादा हाई है, तो जो एजुकेशन है उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पैसा ठगा जा रहा है केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर problems why education is still a challenging proposition, and this is also one of the reasons why I started this channel, because I believe that education is the right of all. I thought of providing some quality education to you, कि आप लोग अच्छे से अच्छी एजुकेशन ले पाओ, केवल रट्टा ना लगाओ, आप हर चीज़ को समझ पाओ और उसके बाद में इम्प्लाई कर पाओ और 100 में से 100 लेके आ पाओ. Being very expensive, private education has tended to widen the gulf between access level for the rich and the poor. और वो जो गल्फ है रिच और पुअर में वो बढ़ता ही चला जा रहा है हमारे इस प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की वजह से. कोई नहीं, हम करेंगे इसको चेंज. नेक्स्ट पॉइंट इज लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. जो हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे पैसा खर्च करने की सोची थी उससे काफ़ी कम पैसा खर्च हुआ है. गवर्नमेंट ने सोचा था अप्रॉक्सीमेटली 6% ऑफ जीडीपी को खर्च करने का, लेकिन असल में जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो केवल 4 to 5% ही हो पाया है. Government has failed to fulfill its commitment of spending nearly 6% of GDP on education. Actual expenditure has been around 4 to 5% only. So thank you very much. This was your class for human capital formation. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के ऊपर. Thank you very much.